जैसा कि पिछला लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं सदिश और अदिश के बारे में, जो हमने इंट्रोडक्शन बताया, और एयरफोर्स में और नेवी में एनडीए में जितनी भी सदिश राशियाँ पूछी जा चुकी थी और उनके बारे में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखना है हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन, और हमें जो डालना है वेक्टर एडिशन सदिशों का योग। अब वेक्टर एडिशन होता क्या है ये हम देखेंगे। देखने में बहुत आसान लगता है वेक्टर एडिशन, लेकिन है बहुत अच्छा टॉपिक। जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो। देखिए, अगर मैं बात करने लगूँ, मेरे पास वेक्टर एडिशन कोई वेक्टर ए है और यदि मैं इसकी दिशा पलट देता हूँ तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, माइनस ए। वेक्टर की दिशा पलट दी तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, क्योंकि वेक्टर क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि का अर्थ ही दिशा से होता है। यदि इसकी दिशा इधर है और इसकी तुमने पलट दी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए। और अब देखो, यदि मैं देखने लगूँ, मेरे पास ये कोई वेक्टर ए है, दूसरा मेरे पास वेक्टर बी है और तीसरा मेरे पास वेक्टर सी है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो तो मैं उसी दिशा में, जैसे अगर मैं बात करने लगूँ, मेरे पास तीन बिंदु हैं पी क्यू और आर। क्या है, पी क्यू आर। अब मैंने कहा इसका वेक्टर एडिशन मेरे को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका वेक्टर एडिशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं पी से चलना स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा पी क्यू। क्या हो जाएगा, पी क्यू। पी से क्यू की ओर चला, मैं इधर चल रहा हूँ। मैं क्यू से कहाँ चला, आर की ओर, तो ये हो जाएगा मेरा क्यू आर। और मैं कहाँ चला, आर से किसकी ओर चला, पी की ओर, तो मेरा ये हो जाएगा आर पी। ध्यान रखना, आर से पी की ओर चलाऊंगा तो तुम इसे आर पी ही लिखोगे, ना कि क्या लिख दोगे, पी आर। मैं आर से पी की ओर चल रहा हूँ तो पहले जिसको लिखोगे जिस तरह से तुम स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं पी से चला और दोबारा कहाँ पे आ गया, पी पे। जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। तो मैं कितना विस्थापित हुआ, 0। तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0। तो मैं तो देख सकता हूँ, तो एक त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जिसकी सभी दिशाएं एक ही दिशा में हो। ए प्लस तीनों सदिशों का योग किसके बराबर होता है, 0 वेक्टर के बराबर होता है। और एक समतल में सदिशों का योगफल 0 होने के लिए कितने सदिश की आवश्यकता है, 3 सदिशों की आवश्यकता है। अब देखो, अगर मैं बात करने लगूँ अगले में, यदि ध्यान रखना सदिश देखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन यही से संबंधित क्वेश्चन एक नेवी में आ चुका था। और देखना उसने क्या किया था, सिर्फ डायरेक्शन को परिवर्तित कर दिया था थोड़ा सा, और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने कह दिया भाई एक सदिश ए है, दूसरा बी है, उसने इसकी डायरेक्शन को इस तरह कर दिया, और इस तीसरा क्या कर दिया, सी। तो उनका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो तुमने क्या क्या समझा कि सी बड़ी भुजा है, तो इसका मतलब कुछ बच्चों के था, पहले ऑप्शन में था ए प्लस बी बराबर सी, तो कुछ ने क्या बोल दिया, ए प्लस बी बराबर सी। कुछ को ऐसा याद था किसी त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं का योगफल क्या होता है, 0। तो इस तरह से किसी ने ये कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ध्यान रखना, दोनों क्या थे, गलत। और सही कौन सा था, तो देखिए सदिश का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन से, अगर उसकी डायरेक्शन बदल गई तो नेगेटिव चिन्ह आ जाता है, जैसे पी क्यू आर। अब मैं पी से क्यू की ओर चला तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी क्यू, और क्यू से मैं आर की ओर चला तो इसे लिखूंगा मैं क्यू आर, और मैं आर से पी की ओर दोबारा चला तो मैं इसे लिखूंगा आर पी। तो मैं पी से चला और लास्ट में पी पे आ गया तो 0 वेक्टर। अब मैं पी से क्यू की ओर चला तो इसे लिखूंगा मैं ए वेक्टर। क्या लिखूंगा, ए वेक्टर। फिर मैं क्यू से आर की ओर चला तो क्यू से मैं कहाँ जा रहा हूँ, आर की ओर। ध्यान रखना, यही चीज़ थे, ध्यान रखना मेरे शेरों। क्यू से मैं कहाँ जा रहा हूँ, आर की ओर। मैं क्यू से आर की ओर जा रहा हूँ, मैं क्यू से आर की ओर जा रहा हूँ, लेकिन बी कहाँ से आ रहा है, आर से क्यू की ओर। बी आ रहा है मेरा आर से क्यू की ओर, तो बी ना होके क्या लूंगा मैं, माइनस बी, क्योंकि बी जो है जस्ट उल्टा आ रहा है, और सदिश की अगर डायरेक्शन उल्टी है हमारे से तो किसका चिन्ह आ जाएगा, नेगेटिव का। और आर से मैं पी की ओर चला दोबारा तो सी भी उधर ही चल रहा है जिधर मैं चल रहा हूँ, तो प्लस सी आएगा बराबर 0। तो कौन सा रिलेशन सही था, बी इधर आ जाएगा मेरा, तो बी बराबर ए प्लस सी। दिस इज ए राइट स्टेटमेंट, दिस इज ए राइट। बस छोटा सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट का फर्क था, सदिश की डायरेक्शन का फर्क था। इसी तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में एक झटके में कर सकते हैं। और वो कैसे, देखो यदि मैं प्रैक्टिस करने लगूं इसकी, तो देखो सदिश में ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो कौन सी होती है, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा का ध्यान रखना है। सदिश की डायरेक्शन की मैं बात करने लगूं तो देखो, अगर जैसे एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मैंने इतना बना दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब ए, यहाँ से ए बी, ये तो सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक की तो इधर है, दूसरे की इधर है, तीसरे की इधर है, और चौथे की इधर है बी।
अब मैं ये कौन सा हो गया ए बी सी डी, और ये वेक्टर कौन सा हो गया ई, जो कि यहीं पे है। अब देखना इसमें क्या बनेगा। अब तुमसे ए बी सी डी में से कौन सा कथन सत्य, कुछ क्या करेंगे। तो देखो अगर मैं इधर से चला, मैं इस पे पॉइंट पे से स्टार्ट कर रहा हूँ चलना, सपोज करो मैंने इसे पॉइंट ओ मान लिया, मैं जहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो मैं चला तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा ओ, और मैं आगे जा रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, लेकिन बी कहाँ आ रहा है मेरे से जस्ट उल्टा, तो मैं बी ना लेके क्या लूँगा माइनस बी। ध्यान रखना एयरमैनो, ध्यान रखना ए इधर है और बी कहाँ आ रहा है जस्ट उल्टा, तो ए माइनस बी। फिर सी की अगर मैं बात करने लगूँ तो सी कहाँ है मेरा इधर, और डी की बात करने लगूँ डी जस्ट कैसा है उल्टा, और फिर मैं डी उल्टा आ रहा है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर इस टाइप से, हम इस तरह गोल गोल घूम के जा रहे हैं, जो हमसे उल्टा आएगा। मैं जा रहा था किधर इधर, लेकिन डी की डायरेक्शन कहाँ थी उल्टी, तो माइनस डी। फिर मैं इधर आ रहा हूँ इधर इस तरह, लेकिन ई की डायरेक्शन उसी दिशा में, तो कितना हो जाएगा 0। तो मेरा कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा, तो मेरा रिलेशन सही हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई बराबर किसके होगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे वेक्टर बी प्लस डी के। मेरी उम्मीद है कि आप इस डायरेक्शन के झंझावात को समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा डायरेक्शन। तुम जिस डायरेक्शन में चल रहे हो, उस दिशा में यदि वेक्टर की दिशा है तो पॉजिटिव, और उससे विपरीत है तो कैसे होगी नेगेटिव। मैं चल रहा था इधर तो, लेकिन बी कहाँ था उल्टा, तो मैं नेगेटिव, सी उधर ही डायरेक्शन में था पॉजिटिव। मैं चल रहा था इस तरह, डी कहाँ था उल्टा, तो मैंने माइनस डी वेक्टर, और ई उसी डायरेक्शन में था तो प्लस ई। तो जहाँ से चला मैं वहीं पे आ गया, तो अंतिम वेक्टर कितना आ गया 0। तो अगला देखते हैं हम, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं अगला वाला जो टॉपिक, ये दो वेक्टर एडिशन है, ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यदि मैं बात करने लगूँ लूसेंट बुक के एक क्वेश्चन की जो कि बहुत पॉपुलर है, सो देखो ये है मेरा, ये मेरा वेक्टर है ए, उसमें वेक्टर दिए हुए हैं, 3 वेक्टर हैं पी क्यू आर, और उसने कहा है कि पी क्यू आर दो वेक्टर हैं मेरे पास पी क्यू आर। ये मेरे पास वेक्टर हैं, कौन कौन से हैं, वेक्टर कोई भी मान सकते हो तुम। तो मेरे पास जो वेक्टर है ये है मेरा ए वेक्टर, ये दिया है बी वेक्टर, और ये दिया है क्वेश्चन में सी वेक्टर, और डी जो है पी क्यू आर, जैसे उसने यहाँ ये बिंदु ओ दिया है, सॉरी, और ये P है, ये Q है, ये R है। लूसेंट का मैंने डिटो क्वेश्चन कॉपी कर दिया है, और मैं यही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट डाउट में पूछते हैं। वो कह रहा है A B C, उसने कहा है कि Q जो है वो PR का क्या है मध्य बिंदु, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ PR। तो सीधी सी बात है, अगर Q है मिड पॉइंट PR का, तो मैं लिखूंगा PQ बराबर PQ बराबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है PQ बराबर QR। तो वो कह रहा है कि ABC में रिलेशन ज्ञात करो। उसने कहा है कि Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ PR, क्या है, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ PR का जो है मैं बात करने लगूँ, Q जो पॉइंट है PR का मध्य बिंदु है, तो ABC में हमें संबंध ज्ञात करना है। फाइंड द रिलेशन इन ABC, फाइंड द रिलेशन या कंस्टेंट इन ABC। तो मुझे ABC वेक्टर जो है इन तीनों में मुझे क्या ज्ञात करना है, रिलेशन ज्ञात करना है। तो P से Q की ओर चला PQ, और Q से R की ओर, तो PQ बराबर कितना हो गया QR। तो अब देखो मैं बात करने लगूँ A वेक्टर की, तो A वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये A वेक्टर प्लस इधर P से Q की ओर चलूँगा तो मैं PQ कैसे, मुझे इतना पता है, मुझे कितना पता है, मुझे पता है कि Q मध्य बिंदु है, तो मैं क्या लिखूँगा पहले, तो PQ बराबर PQ बराबर QR। लेकिन पहले मुझे PQ को तो निकालना है, तो PQ कैसे निकालूंगा, मैं इधर जा रहा हूँ, तो A वेक्टर उसी दिशा में है, PQ भी वेक्टर उसी दिशा में है, तो ये हो गया PQ। लेकिन जैसे ही मैं इधर जाने लगूंगा तो B वेक्टर कहाँ है, जस्ट उल्टा, तो B में इधर जाने लगूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस B, और मैं पहुँच कहाँ पे गया, उसी बिंदु पे जिस बिंदु से चला था, तो मेरा O पे पहुँच गया, तो कितना आ जाएगा 0 वेक्टर। तो मेरा PQ की जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, B इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा B माइनस A। PQ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, B माइनस A। देखो PQ की जो वैल्यू आई है, मैं कैसे आई है एक बार फिर देख लेना। A वेक्टर इधर है मेरा, उधर उसी डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ इधर, तो PQ की डायरेक्शन PQ,
और मैं चला इस डायरेक्शन में, इस त्रिभुज की बात करने लगूँ ओ पी क्यू की, तो मैं इस तरह चला लेकिन बी की डायरेक्शन उल्टी है तो क्या आ जाएगा माइनस बी, जीरो वेक्टर। तो पी क्यू की बराबर बी माइनस ए। इसी तरह तुम्हें निकालना है पी क्यू आ गया मेरा बी माइनस ए, और हमें क्या निकालना है क्यू आर, तो ये आया था बी माइनस ए, तो ये कितना आएगा सी माइनस बी। क्यू आर किसके बराबर आएगा सी माइनस बी के, सॉरी क्यू जो आएगा वो सी माइनस बी के बराबर आएगा, क्यू आएगा सी माइनस बी के। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस बी, ये कितना हो जाएगा टू बी बराबर, ये कितना हो जाएगा ए प्लस सी। ये रिलेशन था ए तथा बी में, यही हमसे पूछा था। इसका सेकंड मेथड और है एक, अगर तुम देखना चाहते हो बी जो है मिड पॉइंट, क्यू क्या है मिड पॉइंट है किसका पी आर का, तो सीधी सी बात है बी जो होगा वो ए तथा बी दोनों का कैसा होगा आधा, यानी बी जो होगा वो ए प्लस सी बाई टू, ए तथा सी दोनों का योग का कैसा होगा आधा, क्योंकि बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू के, और क्यू क्या है मेरा मिड पॉइंट है। तो अगर तुम इस तरह से एप्लीकेबल करोगे, लेकिन प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे इस आधार पे तुम्हारे रिजल्ट्स आते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन के 2 मेथड हो चुके हैं कंप्लीट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वेक्टर एडिशन आपकी समझ में बेहद ढंग से आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है अब मैं पढ़ने वाला हूँ, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ जो अगला टॉपिक, और ये है हमारा 2 सदिशों का परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर। कौन सा है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर, 2 सदिशों का परिणामी सदिश, 2 सदिशों का परिणामी सदिश। क्या है भाई 2 सदिशों का परिणामी सदिश, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर, यदि मैं बात करने लगूँ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर्स, कई बार ऐसा होता है जैसे तुमसे किसी ने पूछा कि भाई मैं 10 न्यूटन का बल इधर लगा रहा हूँ और 5 न्यूटन का इधर लगा रहा हूँ, तो पिंड पे लगने वाला बल ज्ञात करो। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई मैं 10 का इधर लगा रहा हूँ, मैंने 10 का इधर लगाया, तो मैंने 10 का इधर लगाया, और तुम्हारी घरवाली ने 5 का उधर लगाया। समझ में आ रही होगी। तो ब्लॉक से कहेंगे, ब्लॉक से पूछा किसी ने भाई ब्लॉक तेरे पे कितना बल लग रहा है, तो ब्लॉक क्या बताएगा, ब्लॉक ये भी नहीं कह सकता मेरे पे 10 लग रहा है, ब्लॉक ये भी नहीं कह सकता मेरे पे 5 लग रहा है, क्योंकि 10 इधर लग रहा है 5 इधर लग रहा है। ये भी नहीं कह सकता मेरे पे 15 लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ये 10 इधर लग रहा होता और 5 की भी डायरेक्शन उतनी होती, ब्लॉक तो उतना बताएगा जितना रिजल्टेंट है परिणामी। तो अगर ऐसा होता जैसे 5 ये बिल्कुल जस्ट ऐसे लग रहा होता, 5 उल्टा, इसको यहाँ पे हटा के, तो ब्लॉक कहता 10 इधर है 5 इधर है, तो काट के ब्लॉक कहता मेरे पे तो 5 लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ब्लॉक तो फाइनल बताता है। अगर ये किसी कोण पे लग रहा हो, ये 10 पे, और उसी कुछ इससे कुछ कोण थीटा पे, ये कौन सा है 5 है, तो परिणामी क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर, जहां हमें परिणामी बल का मान ज्ञात करना होता है कि किसी ब्लॉक पे लगने वाले परिणामी बल की वैल्यू कितनी होगी। तो देखते रहिएगा इस वीडियो में, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और बेहद अच्छी तरह के साथ बताई जाएंगी, और किसी भी तरह की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर, अब देखो मैं बात करने लगूँ एक मेरे पास कई बार एंगल का ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात आती है कोण की। अब दो सदिशों के मध्य कोण की बात करने लगूँ तो इसका अर्थ है 2 सदिशों की दिशाओं के मध्य कोण। तो पहले जैसे मेरे पास एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, तो इनके मध्य कोण कितना है थीटा। तो ए तथा बी, क्योंकि उनकी इस बिंदु से दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो इन दोनों की दिशाओं के मध्य कोण कितना हो गया थीटा। लेकिन मेरे एयरमैन और फ्यूचर के बनने वाले IITians NITians डॉक्टर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान रखना कि यदि मैंने क्या किया, ए वेक्टर इधर है, मेरा ए वेक्टर किधर है इधर, और बी जो वेक्टर है उसकी मैंने दिशा बदल दी, बी वेक्टर की दिशा बदल दी, बी वेक्टर की दिशा बदल दी, तो तुम्हें पता वेक्टर का मतलब होता है उनकी दिशाओं के मध्य कोण। मैंने बी की दिशा बदल दी, तो बी की दिशा किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। वेक्टर का मतलब बी की दिशा यहाँ है। अब दोनों ए और बी के मध्य, बी इधर था और पहले क्या था, दोनों की डायरेक्शन बाहर की ओर थी, दिशाओं के मध्य कोण थीटा। इस तरह अगर दिया हुआ है तो कोण थीटा ना होकर कितना आएगा, पाई माइनस थीटा, पूरा पाई बनेगा। तो यदि किसी भी एक सदिश की दिशा उलट दी जाए तो पहले यदि उनके मध्य कोण थीटा था तो बाद में कितना हो जाता है, पाई माइनस थीटा। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाले आ जाते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूँ, ये मेरे पास वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर है, दूसरा मेरे पास वेक्टर है बी,
कौन सा वेक्टर है, बी। तीसरा मेरे पास वेक्टर है कौन सा, सी। मैंने कहा ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करो और समबाहु त्रिभुज है। श्री राम, मज़ा आ गया। इधर देखो, अगर मैं बात करने लगूँ, यहाँ ए वेक्टर है और यहाँ बी वेक्टर है, तो अगर ए और बी के मध्य जो कोण है वो कितना है, थीटा। तुमसे पूछा ए और बी के मध्य कोण बताओ, समबाहु त्रिभुज है, तुम क्या कहेंगे, गुरुजी समबाहु त्रिभुज है, ए और बी के मध्य कोण 60 डिग्री। 60 नहीं होगा। दो सदिशों की ए और बी दो सदिशों के मध्य कोण का मतलब होता है उनकी दिशाओं के मध्य कोण। दो सदिशों का मतलब उनकी दिशाओं के मध्य कोण। यदि तुम बात करोगे उनकी दिशाओं के मध्य कोण की, तो ए जो वेक्टर जाएगा वो इधर जाएगा, बी की डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो ये कोण थीटा ना होकर कितना आएगा, पाई माइनस थीटा। तो ए तथा बी के मध्य जो कोण होगा वो पाई माइनस थीटा। यदि ऐसा होता, ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती तो दोनों एक ही दिशा में होती और इनके मध्य कोण कितना आ जाता, थीटा। लेकिन डायरेक्शन जस्ट कैसी थी, उल्टी। तो इन्हीं चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं, स्लोली थिंग्स क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस। धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, तुम कहते थे यस सर, तुमसे पूछा कि रिजल्टेंट कितना है, तो लेकिन तुम पे यही नहीं पता कि दो सदिशों के मध्य कोण कैसे निकालते हैं। उसने डायरेक्शन उलट दी एक की और तुम्हें यही नहीं पता कि कोण कैसे निकालेंगे। हो गए ना कंफ्यूज। इसी की वजह से छोटी चीज़ों पर ध्यान रखने लगे हैं, क्योंकि जो ठोपर लगती है ना वो पहाड़ से नहीं लगती, ठोपर लगती है किसी कंक्रीट से लगती है, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो डोंट इग्नोर एनी कंसेप्ट्स, just focus each concept that will useful for your future exam. just focus। अब देखते हैं हम दो सदिशों के मध्य कोण। अब मैं बात करूं दो सदिशों का मध्य परिणामी सदिश। कोई वेक्टर मेरे पास ए है, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है। अब मैं तुमसे कहूँ भाई इनका परिणामी जो सदिश है, ये मैंने मान लिया, दो सदिशों का परिणामी सदिश कितना है, आर। इसका मुझे मान ज्ञात करना है। मैंने आपसे कहा भाई ये सदिश मेरे पास बी है, मैंने आपसे कहा ए तथा बी के मध्य कोण क्या होगा, तो कुछ आपने बताया जल्दी, सर ए और बी के मध्य कोण ये वाला। अरे नहीं होगा परमात्मा। देखो ए की दिशा किधर है, इधर, बी की दिशा किधर है, इधर, तो ए और बी के मध्य कोण ये नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, ये वाला, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लंब डाल दिया। मुझे परिणामी सदिश आर का मान ज्ञात करना है, तो इससे पहले मुझे ये ज्ञात करेंगे। ये भुजा, जिसे मैं इनका नाम लिख देता हूँ पी क्यू आर एस। देखो अगर मैं पी क्यू आर एस की बात करने लगूँ तो यहाँ से देखो कॉस थीटा का मैं मान लेने लगूँ, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना है मेरा क्यू आर, कर्ड कितना है मेरा बी। सदिश ये तो वेक्टर बी है, तो मैं लिखूंगा इसे लंबाई। वेक्टर नहीं लग रहा है तो वो सदिश बी का परिमाण होता है, जिसे हम वेक्टर की लंबाई बोलते हैं। तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी कॉस थीटा। क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, बी कॉस थीटा। तो यहाँ से जो क्यू आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, बी कॉस थीटा। इसी तरह देखो मैं लिखने लगूँ यहाँ साइन थीटा। साइन थीटा लगाऊंगा तो मेरे लंब बटे कर्ड, तो ये लंब हो गया। लंब को क्या बोलते हैं हम, एस आर। क्या बोलते हैं, एस आर। और कर्ड तो हमारा वही है बी। तो जहाँ से जो एस आर की वैल्यू आएगी, एस आर की, वो कितनी आएगी मेरी, बी साइन थीटा। कितनी आएगी, बी साइन थीटा। तो एस आर की जो वैल्यू आ गई हमारी कौन सी आ गई, बी साइन थीटा। कौन सी, बी साइन थीटा। अब देखो ये बी है तो ये इसका जो कॉस कंपोनेंट बनता है उसे हम बोलते हैं बी कॉस थीटा, और इसका जो लंब कंपोनेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बी साइन थीटा, लंबवत कंपोनेंट को। क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक। यदि कोई सदिश बी है तो ये होता है बी कॉस थीटा, ये कौन सा होता है, बी साइन थीटा। अब मुझे पता पड़ गई, तो मेरे को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में लगा दूंगा इसमें, और मैं जानता हूँ कि पी आर का होल स्क्वायर बराबर, पी आर का होल स्क्वायर बराबर, पी आर का होल स्क्वायर प्लस 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 पी आर का होल स्क्वायर प्लस आर एस का होल स्क्वायर, आर एस का होल स्क्वायर। आई होप इट इज़ विजिबल इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, देन बराबर एस आर का होल, एस पी का होल स्क्वायर। एस पी इज क्या है, डायगोनल ऑफ दिस ट्रायंगल। एस पी क्या है हमारा, बिकर्ड है। तो एस पी हमारा बिकर्ड है। एस पी का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस एस आर का होल स्क्वायर। तो पी आर मेरा कितना है, पी आर है ए प्लस क्यू आर किसके बराबर है, बी कॉस थीटा के। किसके बराबर है, बी कॉस थीटा के। तो मेरा ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर एस किसके बराबर है मेरा, एस आर या आर एस किसके बराबर है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस पी किसके बराबर है, एस पी है मेरा आर के बराबर। तो ये हो गया आर स्क्वायर।
तो अगर मैं इसे खोलने लगूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ये तो ए स्क्वायर तो चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ बी स्क्वायर बचा, ये कितना बचेगा 2ab कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर। अब देखना, मुझे पूरी उम्मीद है एयरमैनो आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब देखो, यदि मैं आर की बात करने लगूँ तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी, आर की वो कितनी आएगी मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या आएगी, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह आ गया मेरा परिणामी सदिश का मान। कोई भी दो सदिश ए तथा बी दिए गए हों तो परिणामी सदिश की जो वैल्यू होती है, परिणामी सदिश आर का जो मान होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक इसको कॉपी कर लिया होगा, और नहीं किया है तो इसे कॉपी कर लेना। दो सदिश ए तथा बी के मध्य परिणामी सदिश की जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। और भी क्या क्वेश्चन पूछता है वो इसमें, और जो क्वेश्चन पूछता है इसमें वो पूछता है कि परिणामी सदिश के साथ यदि कोई कोण, या परिणामी आर है, यदि कोई सदिश परिणामी के साथ कोण अल्फा बनाता है तो उस अल्फा का मान ज्ञात करो। तो अगर मैं बात करने लगूँ टेन अल्फा की, तो टेन अल्फा जो की वैल्यू जो आएगी, टेन थीटा बराबर लंब बटे कट, तो लंब कौन सा है हमारा, बी साइन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो बी साइन थीटा अपॉन ये जो बेस बनेगा ये कितना है मेरे पास, ए प्लस, यहाँ तक तो ए है और ये कितना है, बी कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। कितनी आएगी, अल्फा बराबर टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ गया, ये क्या है, अल्फा कोण क्या है, ये अल्फा है परिणामी के साथ सदिश ए की, ये परिणामी और सदिश ए के मध्य कोण, ये क्या है, परिणामी और सदिश ए के मध्य कोण, परिणामी और सदिश ए के मध्य कोण कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अब देखो रिजल्टेंट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब जो आने वाले हैं वीडियो में वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तक जो आपने पढ़ा वो ठीक है इस लेक्चर में, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। वेक्टर एडिशन इंपॉर्टेंट था, इसके बाद ये जो चैप्टर पढ़ा वो आपने अब तक पढ़ा तो वो तो बेसिक था, लेकिन अब उसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा हैं जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो। अब देखो सबसे पहले आर, रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू होती है हमने अभी निकाला है हमारा, ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब है कोई भी दो सदिश ए तथा बी हों तो रिजल्ट परिणामी सदिश का जो मान आएगा, ए तथा बी कोई भी दो सदिश हो तो परिणामी सदिश की जो वैल्यू आएगी आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी तरह सपोज करो यदि मेरे पास दो बल हैं, यदि मेरे पास दो बल हैं, एक F1 है तथा एक F1 है एवं F2 है, तो परिणामी बल F नेट क्या आएगा, F नेट, ध्यान रखना ये हर जगह चलेगा, F नेट आ जाएगा मेरा F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये क्या आएगा, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। अब दूसरी बात है, मुझे परिणामी बल का मान अधिकतम चाहिए, मुझे परिणामी बल का मान अधिकतम चाहिए। तो एक बार बताओ कि यदि m द्रव्यमान का ब्लॉक है, मैं F1 मेरा फोर्स इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं m द्रव्यमान के ब्लॉक पे, तो परिणामी बल क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा, उसी दिशा में लग रहे हैं। तो ये दोनों बल कैसे हैं, समांतर हैं उसी दिशा में, तो इनके मध्य कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, और वो होगा कितना। तो अगर मैं बात करने लगूँ F नेट की, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे पास F1 है, ये F2 है, तो ये मेरे पास आएगा F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर 2F1 F2, और कॉस थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। यदि दोनों सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री है, किसी एक ब्लॉक पे दो बल लग रहे हैं और उनके मध्य कोण 0 डिग्री है, तो मेरा जो F नेट आएगा तो मेरा कितना आएगा, F1 का होल स्क्वायर, F1 का इसे मैं लिख सकता हूँ F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2। तो यदि तुमसे कहा जाए
के परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होता है। दो सदिश जिन पर F1 तथा F2 बल लग रहे हों तो उनका अधिकतम मान जब आएगा जब दोनों के दोनों एक ही दिशा में लग रहे हो। सपोज करो तुमने F1 तो इधर लगा दिया लेकिन F2 को जस्ट कहाँ लगा दिया, उसके उल्टा, तो वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा और रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। तो इट इज मस्ट बोथ फोर्स शुड बी सेम डायरेक्शन एंड एंगल बिटवीन 0 डिग्री। एंगल जो होना चाहिए उनके मध्य कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना ही चाहिए। तो अब देखो एफ नेट की मैक्सिमम की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, F1 प्लस F2 की। होता था 0 डिग्री वाली कहानी जिस पर परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होता है। यदि दोनों बल समान हो, यदि ऐसा हो भाई तुम भी F लगा रहे हो हम भी F लगा रहे हैं समान समान, तो F1 भी F है F2 भी F है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 2F। परिणामी बल कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा। अगला देखते हैं, परिणामी बल कितना हो जाएगा 2F। सबसे पहली कंडीशन यहाँ से याद हो जानी चाहिए आपको, यदि मैं कॉपी में बनाते जा रहा हूँ कंडीशन है बिल्कुल याद होनी चाहिए। m द्रव्यमान का ब्लॉक है मेरे पास, क्या m द्रव्यमान का ब्लॉक, दो बल लग रहे हैं इस पर F एवं F, कितना एक F है, कोण 0 डिग्री है, तो F नेट जो आएगा वो कितना आएगा मेरा 2F। F नेट कितना आएगा 2F। अभी आया था ना F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 दोनों बल समान है तो F नेट बराबर 2F। आई थिंक इट इज़ विजिबल इन वीडियो कॉल, ओके इन कैमरा, ओके। तो यदि मैं बात करने लगूँ इस बार m द्रव्यमान का मेरे पास ब्लॉक है और m द्रव्यमान का ब्लॉक है और पहले कितना था कोण 0 डिग्री। इस बार हम बात कर रहे हैं कि कोण जो है हमारा थीटा बराबर 90 डिग्री है। मतलब तुमने F1 का मान तुमने F फोर्स इधर लगाया और F फोर्स ही तुमने कहाँ लगाया, इधर लगाया, F इधर लगाया और F इधर लगाया और दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री है। एक बार ब्लॉक पर इधर लगाया तुमने, इधर भी लगाया। सपोज करो तुमने इधर लगाया और तुम्हारा एयर फोर्स में सिलेक्शन हो गया, तुम्हारी घरवाली आ गई, तो किसी चीज़ पे घर में लड़ाई हुई, तो m द्रव्यमान के ब्लॉक को तुम इधर खींच रहे और वो कहाँ खींच रही है, ऊपर की ओर। तो ब्लॉक कहेगा भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर मैं बताऊँगा कैलकुलेट करके कि ये F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, तो कुछ परिणाम ही आएगा, तुझे यहाँ पे जाना है। तो ब्लॉक आएगा मेरे से पूछने, क्योंकि भाई पूछेगा तो कौन से, फिजिक्स वाले टीचर से, वही तो बता सकते हैं रिजल्टेंट होता कितना है। तो टेंशन मत लो, पहले एयरफोर्स में लगो फिर हम बता देंगे, वो तो सब हमारी समस्याएँ हैं। तो F1 का F यहाँ पे है, F यहाँ पे है, दोनों के मध्य कोण कितना है 90 डिग्री। तो अब देखो F नेट कितना होगा, F नेट की बात करने लगूँ मैं तो ये हो जाएगा F1 का होल स्क्वायर, तो F1 भी F है F2 भी F है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F1 F2, F1 भी F है F2 भी F है, तो कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू तो इतिहास में हर कोई जानता है कितनी होती है 0। बच्चा जानता है कि कॉस 90 कितना होता है 0। बच्चा जानता है, पृथ्वी का कड़ बोलता है कि कॉस 90 कितना होगा 0। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अगर मैं बात करने लगूँ cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 में हो जाएगा। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना आ जाएगा 2F स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी √2F। तो अब ध्यान रखना मेरे पास पहला रिजल्ट आ गया, जब किसी ब्लॉक पे दोनों बल इस तरह लग रहे हों तो F नेट कितना होता है 2F। m द्रव्यमान का ब्लॉक है जिस पर F फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा F फोर्स है वो इधर लग रहा है, दोनों के मध्य एंगल कितना है 90 डिग्री। तो F नेट जो आएगा वो कितना आएगा √2F, कितना आएगा √2F आएगा। F नेट जो आएगा आपका वो आएगा √2F। F और F के दो बल समान बल किसी ब्लॉक पर लग रहे हों तो F नेट कितना आएगा मेरा √2F। इस टाइप के ये कंसेप्ट है, तुम्हें डायरेक्ट याद करते हुए चलना है। और कैसे याद करते हुए चलेगा, अब देखो सबसे और भी इम्पोर्टेंट है, यदि ऐसा हो इन ब्लॉकों के मध्य कोण बने 30 डिग्री का, तो तुम वो 60 डिग्री का बने, 60 डिग्री का जो इम्पोर्टेंट है मैं वही कोण बता रहा हूँ। यदि इनके मध्य कोण 60 डिग्री का हो तो क्या होगा, यदि 60 डिग्री का हो तो F नेट की जो कहानी होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। कॉस 90 की जगह कितना आ जाएगा, सिर्फ कॉस 60 डिग्री, 90 की जगह कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F का होल स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर √3F स्क्वायर बराबर, तो √3F स्क्वायर से F बाहर आ जाएगा तो √3F। तो ये कहानी भी मेरी समझ में आ गई। यदि m द्रव्यमान का ब्लॉक है, F इधर है और आपका F इधर है और दोनों के मध्य कोण कितना है 60 डिग्री, तो F नेट की जो वैल्यू रहेगी आपकी, F नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √3F।
0 डिग्री का कोण होता है दोनों पे, अगर 0 डिग्री का कोण होता है तो एफ नेट जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा 2f के। 90 डिग्री का कोण होता है तो एफ नेट किसके बराबर होगा √2f के। और अगर 60 डिग्री का कोण होता है तो किसके बराबर रहेगा √3f के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही कंसेप्ट अब आने वाला है। यदि दो सदिशों के मध्य कोण हो 120 डिग्री 120 डिग्री, यदि मैं बात करने लगूँ दो सदिशों के मध्य कोण 120 डिग्री हो तो देखो m द्रव्यमान का ब्लॉक मेरे पास ये है और ये F फोर्स है और ये F फोर्स है। m द्रव्यमान का ब्लॉक है 120 डिग्री है कोण, कितना है दोनों के मध्य कोण 120 डिग्री। तुम इधर खींच रहे हो कोई इधर खींच रहा है तो ब्लॉक पर परिणामी बल कितना होगा। तो देखो वही कहानी है हमारी। तो एफ नेट हम निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, एफ स्क्वायर प्लस 2f और f दोनों समान है तो 2f स्क्वायर प्लस कॉस 120 डिग्री। जिसको नहीं पता उसको याद रखना है, फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती हैं वो दो वैल्यू होती हैं, एक होती है कॉस 120 डिग्री की और दूसरी होती है कॉस 180 डिग्री की। कॉस 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2 और कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। कोई भी वैल्यू को भूल जाएं, लेकिन ये दोनों वैल्यू सपने में भी हर समय भी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, रग रग में नस नस में बसी होनी चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स में बार बार काम आती हैं। यदि कोई आपके कहीं भी आप बुखार हो जाए, डॉक्टर भी यदि आपका सैंपल लेने पहुँचे तो वहाँ पे भी डॉक्टर जब सैंपल ले तो वहाँ पे सैंपल में ना RBC ना WBC, उसकी जगह पे आनी चाहिए सैंपल में cos 120 डिग्री -1/2 cos 180 डिग्री -1। अगर ये आने वाला है तो पक्की बात है कि सिलेक्शन तो तय है। तो अगर मैं बात करूँ ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, तो होगा क्या, कुछ परिघटनाएं घटित होंगी। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, ये कितना बनेगा मेरा 2f स्क्वायर 2f1 f2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है -1/2। तो मेरा -2 से 2 कैंसिल। अब बताओ यहाँ से बचा मेरा 2f स्क्वायर -1 है ये -f स्क्वायर, 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर बचा तो क्या बचा रूट के अंदर f स्क्वायर और बराबर कितना हो गया f। तो अब देखो f नेट किसके बराबर है, f नेट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है f की। सबसे इंपॉर्टेंट यही कंसेप्ट है। f ब्लॉक है, f द्रव्यमान का ब्लॉक है। अगर मैं बात करूँ एक ब्लॉक पर f बल लगाया जाए और दूसरा बल भी समान बल, एक ब्लॉक पर समान बल दोनों 120 डिग्री के कोण पर लगाए जाएं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। एक ब्लॉक पर समान बल 120 डिग्री के कोण पर लगाए जाएं तो परिणामी बल भी उतना ही होता है, कितना होता है f के बराबर। देखो हम समान बल लगा रहे हैं एक ही ब्लॉक पे, जब 0 डिग्री कोण पे लगा रहे हैं तो एफ नेट कितना है 2f और 90 पे मन लगा रहे हैं तो एफ नेट है √2f और यदि 60 डिग्री के कोण पे लगा रहे हैं तो एफ नेट कितना है √3f। लेकिन जब लगा रहे हैं 120 डिग्री के कोण पे 120 डिग्री तो परिणामी बल किसके बराबर है f के। तो ध्यान रखना कई बार वो ये क्वेश्चन पूछता है, दो इकाई सदिशों का परिणामी भी इकाई सदिश है, दो यूनिट वेक्टर हैं हमारे पास इकाई सदिश, उनका परिणामी भी इकाई सदिश है। कोई भी दो वेक्टर मान लो और जो परिमाण में समान है उनका परिणामी भी इकाई सदिश है। इसका मतलब है जो वो सदिश है ना उनका परिणामी भी उतना ही है। तो पूछता है उनके मध्य कोण ज्ञात करो। लूसेंट का क्वेश्चन नंबर 25 इसी चीज पर आधारित है। दो सदिशों का परिणामी भी इकाई सदिश है तो उनके मध्य कोण ज्ञात करो, कितना होगा 120 डिग्री। या वो तुमसे ऐसे कहे दो सदिश जो परिमाण में समान हैं 120 डिग्री पे कार्यरत है तो परिणामी बल का मान क्या हो, परिणामी बल का मान उतना ही होगा, कितना होगा f। दो बल f हैं 120 डिग्री पे कार्यरत है, परिणामी बल f। या फिर तुमसे उल्टा कही दो बल जो कि किसी ब्लॉक पर कार्यरत हैं परिमाण में समान हैं उनका परिणामी भी उतना ही है, परिणामी भी उतना ही है तो उनके मध्य कोण कितना होगा 120 डिग्री। समझ में आ गई कि बात नहीं आ गई। अगर वो रिवर्स पूछे तो भी तुम्हें ध्यान रखना 120 डिग्री और f। ये कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब मैं इस कहानी को भी लिख देता हूँ यहाँ से। वो 3 ब्लॉक आपकी समझ में आ गए होंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। मैं 10 सेकंड भी तो बचेंगी हमें वो भी बचानी हैं, 10 सेकंड भी तो बचेंगी हमें वो भी बचानी है। f और f के दो बल हैं जो कि 120 डिग्री के कोण पर कार्यरत हैं। तो ध्यान रखना हमेशा। तो f नेट की जो वैल्यू आएगी, f नेट की वैल्यू किसके बराबर आएगी f की। पहली कहानी आपकी समझ में आ गई 0 डिग्री पर 2f, f नेट √2f की वैल्यू पर f और f 60 डिग्री कोण पर है तो कितना बनेगा √3f। यदि मैं बात करने लगूँ m द्रव्यमान के ब्लॉक की तो f इधर है और दूसरा f इधर है। ये कहानी 4th थी।
अब ये कहानी फिफ्थ है। एफ एम द्रव्यमान के ब्लॉक पर मैं बात करने लगूँ, दो बल लग रहे हैं मेरे पास, एक एफ इधर लग रहा है और दूसरा एफ इधर लग रहा है, दोनों 180 डिग्री कोण पर हैं, तो इस पर परिणामी बल कितना होगा? जब थीटा बराबर 180 डिग्री है, ये दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तो थीटा कितना बनेगा? 120 डिग्री। एफ इधर है और वो एफ उधर है, तो एफ नेट जो होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। तुम इधर खींचें और तुम्हारी उधर खींचे, तुम इधर खींचें, तुम्हारी वाली उधर खींचे, लेकिन दोनों की ताकत यदि समान हो, दोनों की ताकत यदि, मुझे पता है तुम भारी पड़ोगे, पर मान लिया वो भी भारी हो गई, वो भी भारी पड़ गई तुम पे किसी कारणवश, तो क्या होगा कि परिणामी बल क्या होगा? समान, कहीं भी नहीं जा पाएंगे बेचारा। एफ नेट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एफ नेट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो अब मैं एक लास्ट में, मुझे जिस तरह से याद है इस तरह से तुम्हें होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फिर हमें ये परिणामी बल का फॉर्मूला लगाना नहीं पड़े कि एफ नेट बराबर F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। डायरेक्ट देखो 0 डिग्री पर कोण पर कार्यरत हैं तो एफ नेट की वैल्यू कितनी होती है? 2F समान बल। 90 डिग्री पर कार्यरत हैं तो √2F, 60 डिग्री पे हैं तो √3F, 120 डिग्री पे हैं तो F और 180 डिग्री पे हैं तो 0। समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिएगा 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।